कल्पना कीजिए कि आप एक पुराने रेडियो को खोल रहे हैं। आप उसके तारों, ट्रांजिस्टर और जो अंदर का सर्किट बोर्ड है ना, उसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। बिल्कुल। आप बस उसके हर पुर्जे की जांच कर रहे हैं, ये ढूंढने के लिए कि आखिर वो छोटे छोटे संगीतकार कहाँ बैठे हैं जो इसके अंदर से गाना गा रहे हैं। मतलब ये विचार सुनने में ही कितना बेतुका लगता है ना। हाँ, एकदम बेतुका है। कोई भी रेडियो के अंदर इंसान नहीं ढूंढता। सही कहा। लेकिन देखिए, अगर हम विज्ञान के सबसे आधुनिक शोधों पर नजर डालें तो दशकों से हमारा न्यूरोसाइंस हमारे मस्तिष्क के साथ बिल्कुल यही कर रहा है। और आज के इस विस्तृत चर्चा का हमारा मुख्य विषय यही है। हम उन प्रमुख स्रोतों और सिद्धांतों पर बात कर रहे हैं जो चेतना यानी कॉन्शियसनेस को समझने का दावा करते हैं। और ये एक बहुत ही सटीक और गहरा चित्र उकेरता है। हम न्यूरॉन्स और सिनेप्स को स्कैन करते हैं और सोचते हैं कि हमें वहीं कहीं चेतना या हमारा मैं होने का एहसास मिल जाएगा। सदियों से विज्ञान में यही माना जाता रहा है कि दिमाग एक तरह की बायोलॉजिकल फैक्ट्री है। हाँ, एक फैक्ट्री जो विचार बनाती है। बिल्कुल। और चेतना उस फैक्ट्री के धुएं की तरह बस एक बाय प्रोडक्ट है। लेकिन आज हम जिन शोधों और विज्ञान के नए फ्रंटियर्स पर इस चर्चा में गहराई से बात कर रहे हैं, वे इस पूरी तस्वीर को ही उलट देते हैं। वे सीधे तौर पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारा दिमाग कोई फैक्ट्री है ही नहीं? तो फिर क्या है? क्या वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल एंटेना है जो ब्रह्मांड में पहले से मौजूद किसी फ्रीक्वेंसी या सिग्नल को पकड़ रहा है? चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं, क्योंकि ये विचार सच में किसी की भी रातों की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे 90 के दशक में दार्शनिक डेविड चाल्मर्स ने द हार्ड प्रॉब्लम कहा था। हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, मतलब आसान समस्या तो यह है कि दिमाग डेटा कैसे प्रोसेस करता है। आंखों से रोशनी आई, दिमाग ने उसे प्रोसेस किया और हमें बता दिया कि सामने एक पेड़ है। ये तो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म हो गया। लेकिन ये हार्ड प्रॉब्लम क्या वाला है? देखिए, हार्ड प्रॉब्लम असल में वो व्यक्तिपरक अनुभव है, मतलब वो फीलिंग। हम सब सिर्फ डेटा प्रोसेस करने वाले बिना भावनाओं के रोबोट या ज़ॉम्बी क्यों नहीं है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जब आप एक लाल सेब को देखते हैं तो आपका दिमाग वेवलेंथ को प्रोसेस कर रहा होता है। ये तो एक मशीन या कैमरा भी कर सकता है। लेकिन उस लाल रंग को देखने का जो एक बहुत ही निजी आंतरिक एहसास है, वो जो फीलिंग है, वो कहां से आती है? मतलब सिर्फ न्यूरॉन्स के बीच बिजली के दौड़ने से अचानक एहसास कैसे पैदा हो सकता है? एकदम सही सवाल। जीव विज्ञान और भौतिकी के पास इस खाई को पाटने का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। डेटा प्रोसेसिंग और उस व्यक्तिपरक अनुभव के बीच कोई तार्किक पुल नहीं दिखता। और शायद इसीलिए वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान की सीमाओं से बाहर निकलकर क्वांटम भौतिकी की तरफ देखना पड़ा। और यहीं हमारे सामने पहला सबसे बड़ा सिद्धांत आता है, रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ का ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन, या संक्षेप में कहें तो OR सिद्धांत। पेनरोज, जो कोई आम वैज्ञानिक नहीं है बल्कि नोबेल पुरस्कार विजेता है। बिल्कुल। और उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत की। उन्होंने गणितज्ञ कर्ट गुडेल के अपूर्णता प्रमेयों का इस्तेमाल किया और ये तर्क दिया कि हमारा मानव मस्तिष्क कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं हो सकता। और गुडेल का प्रमेय सुनने में भले ही बहुत तकनीकी लगता हो, लेकिन इसका मूल बहुत आसान है। यह साबित करता है कि गणित में कुछ ऐसे सच होते हैं जिन्हें कोई भी मशीन या एल्गोरिदम कभी साबित नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब मशीनें एक सीमा के बाद अटक जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम इंसान अपनी अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन से उन सत्यों को समझ सकते हैं। पेनरोज का तर्क ये था कि अगर इंसान का दिमाग ऐसी चीज समझ सकता है जो कोई भी सुपर कंप्यूटर कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग किसी एल्गोरिदम पर काम नहीं कर रहा है। और अगर ये एल्गोरिदम नहीं है तो चेतना किसी जैविक हार्डवेयर पर चलने वाला सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं हो सकती? एकदम सही। तो अगर चेतना सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर वो क्या है? पेनरोज का मानना था कि चेतना वास्तविकता के सबसे सूक्ष्म स्तर से आती है, प्लैंक स्केल से, जहां क्वांटम भौतिकी के अजीब गरीब नियम काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। पेनरोज एक भौतिक विज्ञानी है, जीव विज्ञानी नहीं। हाँ, उन्हें बायोलॉजी का उतना आइडिया नहीं था। बिल्कुल। उन्हें ये नहीं पता था कि दिमाग के अंदर ऐसा कौन सा हिस्सा है जो इन जटिल क्वांटम प्रक्रियाओं को संभाल सकता है। और यहीं पर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हैमरॉफ की एंट्री होती है। और हैमरॉफ ने माइक्रोट्यूब्यूल्स का विचार सामने रखा। जहां तक मैं स्रोतों से समझ पाया हूं, ये हमारे न्यूरॉन्स के अंदर की बेहद सूक्ष्म प्रोटीन संरचनाएं हैं।
है ना? हाँ, आप इन्हें कोशिकाओं का कंकाल मान सकते हैं। हैमरऑफ ने सुझाव दिया कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इतने छोटे और इस तरह से बने हैं कि ये उप परमाणु कणों के लिए एक सुरक्षित जगह की तरह काम करते हैं। एक तरह का शेल्टर। हाँ, जिसके अंदर कण क्वांटम सुपरपोजिशन की स्थिति में रह सकते हैं। क्वांटम सुपरपोजिशन, ये शब्द अक्सर साइंस फिक्शन फिल्मों में उछाला जाता है। क्या हम इसे बिना जार्गन के, मतलब आसान भाषा में समझ सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए आप हवा में एक सिक्का उछालते हैं। ठीक है। जब वो सिक्का हवा में तेजी से घूम रहा होता है तो वो न तो हेड होता है और न ही टेल। वो बस घूम रहा है। हाँ, वो एक साथ दोनों संभावनाओं की स्थिति में होता है। यही सुपरपोजिशन है। लेकिन जब वो सिक्का जमीन पर गिरता है तो सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं और वो एक ठोस वास्तविकता बन जाता है, या तो हेड या टेल। क्वांटम स्तर पर इस गिरने को कोलैप्स कहते हैं। अच्छा, तो दिमाग में ये कैसे होता है? OR सिद्धांत कहता है कि न्यूरॉन्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर अनगिनत क्वांटम संभावनाएं एक सुव्यवस्थित या ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से कोलैप्स होती हैं, और हर बार जब वो कोलैप्स होती हैं तो चेतना का एक क्षण पैदा होता है। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी शंका है। मतलब विज्ञान में हमेशा से ये पढ़ाया गया है कि क्वांटम प्रक्रियाओं का काम करने के लिए बेहद ठंडे और शांत वातावरण की जरूरत होती है। हाँ, जैसे क्वांटम कंप्यूटर। बिल्कुल, वो तो 0 डिग्री के आसपास काम करते हैं। लेकिन हमारा दिमाग ये तो बहुत गर्म, गीला और एकदम अस्त-व्यस्त माहौल वाला है। इतने शोर शराबे वाले जैविक माहौल में एक क्वांटम सिक्का हवा में कैसे घूम सकता है? ये एक बहुत ही जायज आपत्ति है, और आपको बता दूं, सालों तक मुख्यधारा के विज्ञान ने पेनरोज और हैमरऑफ के सिद्धांत को इसी आधार पर खारिज किया था। तो फिर बदलाव कैसे आया? हाल ही में जो प्रयोग हुए हैं उन्होंने पूरी कहानी पलट दी है। भौतिक विज्ञानी जैक टजिंस्की ने प्रयोगशाला में ये दिखाया है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स वास्तव में सामान्य जैविक तापमान पर भी क्वांटम सुसंगतता बनाए रख सकते हैं। उनमें एक तरह की प्राकृतिक ढाल होती है जो क्वांटम स्टेट को बचाए रखती है। अरे वाह! और चूहों पर हुए एनेस्थीसिया के प्रयोग भी तो इसी ओर इशारा करते हैं, है ना? सटीक बात पकड़ी आपने। एनेस्थीसिया दशकों से चिकित्सा विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य रहा है। हम रोज ऑपरेशनों में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चेतना को कैसे स्विच ऑफ करता है ये कोई सटीक रूप से नहीं जानता था। बस काम कर रहा है तो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, हैमरऑफ ने चूहों पर प्रयोग किए। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्थिर करने वाली दवाएं दी गईं, तो एनेस्थीसिया ने चूहों पर काम करना लगभग बंद कर दिया। मतलब एनेस्थीसिया सीधे माइक्रोट्यूब्यूल्स पर असर डालता है। बिल्कुल। इसका सीधा अर्थ है कि एनेस्थीसिया उन माइक्रोट्यूब्यूल्स पर हमला करके क्वांटम प्रक्रियाओं को रोकता है, जिससे चेतना चली जाती है। और 2017 में पेनरोज इंस्टीट्यूट की स्थापना, जिसमें जेम्स टैग और इवेट फुएंतेस जैसे लोग जुड़े, ये साबित करती है कि ये विचार अब सिर्फ विज्ञान कथन नहीं है, बल्कि गंभीर शोध का विषय है। यहीं पर हमारे स्रोतों में जोआचिम केपलर के शोध का भी जिक्र आता है। उन्होंने शून्य बिंदु विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की बात की है। यह शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म का भारी भरकम डायलॉग हो। हाँ, नाम भारी जरूर है, लेकिन इसका अर्थ बहुत दिलचस्प है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार जो खाली अंतरिक्ष या वैक्यूम होता है वो वास्तव में खाली नहीं होता। अच्छा। वह ऊर्जा का एक उबलता हुआ महासागर है। केपलर का मॉडल सुझाव देता है कि मस्तिष्क के कुछ हिस्से इस वैक्यूम की ऊर्जा के साथ अनुनाद या रेजोनेंस करते हैं। रेजोनेंस, जैसे अगर मैं कमरे के एक कोने में गिटार का एक तार छेड़ूं तो दूसरे कोने में रखा गिटार भी उसी फ्रीक्वेंसी पर कांपने लगता है। एकदम परफेक्ट उदाहरण। हमारा दिमाग टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इस ब्रह्मांडीय क्वांटम फील्ड के साथ अनुनाद करता है। ये सब ये साबित करता है कि दिमाग चेतना को बना नहीं रहा है, वो बस उस ब्रह्मांडीय गिटार के संगीत को पकड़ने वाला एक बेहतरीन जैविक रेडियो है। ये सब सुनने में जितना अद्भुत है, उतना ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। अगर हमारा दिमाग एक एंटीना है और वो कोई सिग्नल पकड़ रहा है, तो वो सिग्नल आखिर है क्या? यहां हम सूचना की प्रकृति की तरफ मुड़ते हैं। फेडरिको फगिन और माउरो डरियानो का इन्फॉर्मेशनल क्वांटम पैनसाइकिज्म या QIP। और मैं श्रोताओं को बता दूं कि यह जानना दिलचस्प होगा कि फेडरिको फागिन वही इंसान है जिन्होंने दुनिया के पहले कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जिस व्यक्ति ने सिलिकॉन वैली की नींव रखी और कंप्यूटिंग को इतना करीब से देखा है, अगर वो ये कहे कि इंसान और कंप्यूटर में एक बुनियादी फर्क है, तो उसकी बात का वजन बहुत बढ़ जाता है।
फागिन का तर्क ये है कि क्लासिकल जानकारी को आसानी से कॉपी किया जा सकता है। जैसे हम अपने कंप्यूटर में डेटा कॉपी करते हैं। बिल्कुल, आप एक MP3 फाइल की लाखों कॉपी बना सकते हैं, लेकिन आप एक लाइव क्वांटम स्थिति की कॉपी कभी नहीं बना सकते। और इसे वे क्वालिया से जोड़ते हैं। हाँ, फागिन क्वांटम मैकेनिक्स के नो क्लोनिंग थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ये भौतिकी का एक बहुत ही कठोर नियम है जो कहता है कि किसी भी अज्ञात क्वांटम स्टेट की 100% सटीक कॉपी बनाना पूरी तरह नामुमकिन है। यानी कोई डुप्लीकेट नहीं बन सकता। सही कहा। फागिन कहते हैं कि हमारा व्यक्तिपरक अनुभव, हमारा क्वालिया, जैसे पहली बार बारिश की खुशबू महसूस करना या दर्द महसूस करना, ये क्वांटम स्तर पर होता है, इसलिए ये अद्वितीय है, इसे क्लोन नहीं किया जा सकता। अगर मैं यहाँ थोड़ा AI का पक्ष रखूं, आज चैट GPT जैसे भाषा मॉडल इतने उन्नत हो गए हैं कि वो इंसान की तरह बात करते हैं, कविताएं लिखते हैं। अगर हम उन्हें और जटिल बनाते जाएं और डेटा देते जाएं, तो क्या एक बिंदु ऐसा नहीं आएगा जब वे भी चेतन हो जाएंगे? क्या ये सिर्फ प्रोसेसिंग पावर का खेल नहीं है? देखिए, फागिन इसका बहुत दृढ़ता से खंडन करते हैं। उनका कहना है कि जानकारी को प्रोसेस करना और उस जानकारी का अनुभव करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। कैसे? AI ये बता सकता है कि लाल रंग की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है। वो लाल रंग पर लाखों पन्नों का डेटा सेकंडों में दे सकता है, लेकिन AI कभी उस लाल रंग को अंदर से महसूस नहीं कर सकता। उनके मॉडल में चेतना इस ब्रह्मांड की एक मौलिक संपत्ति है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप सिलिकॉन चिप्स को जोड़कर पैदा कर सकें। फैगिन ने संदर्मिसिटी और द वन की अवधारणा भी दी है जो मुझे बहुत दार्शनिक लगी। हाँ, सिटी का मतलब है एक ऐसी इकाई जो ये जानती है कि वो चेतना है। उनके अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड एक ही मूल स्रोत से निकली हुई चेतन इकाइयों का एक बड़ा पदानुक्रम है। उस मूल स्रोत को वे द वन कहते हैं। तो हम क्या है फिर? इसका मतलब ये है कि हम ऐसे शरीर नहीं हैं जिनके अंदर थोड़ी सी चेतना आ गई है। हम मूल रूप से चेतना है जो इस भौतिक दुनिया का अनुभव करने के लिए शरीर का उपयोग कर रही है। बाप रे। और यहीं से हम एक और बहुत बड़े और खतरनाक विचार की ओर फिसलते हैं। अगर चेतना ही मौलिक है, तो ये कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूं, ये कमरा, ये दीवारें, ये भौतिक वास्तविकता क्या है? यहां प्रवेश होता है जीव विज्ञानी रॉबर्ट लांजा के बायोसेंट्रिज्म का। लांजा कहते हैं कि अंतरिक्ष और समय कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो ब्रह्मांड में कहीं बाहर मौजूद है। हाँ, वे कहते हैं कि स्पेस और टाइम बस हमारे दिमाग के उपकरण हैं। बिल्कुल। लांजा का पूरा तर्क क्वांटम भौतिकी के उस प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग पर टिका है। वो प्रयोग जो ये दिखाता है कि जब तक किसी कण को देखा नहीं जाता, तब तक वो कण होता ही नहीं है। वो सिर्फ संभावनाओं की एक धुंध होता है, और जैसे ही एक दर्शक या ऑब्जर्वर उसे देखता है, वो धुंध एक ठोस कण में बदल जाती है। लांजा इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए एक चेतन दर्शक का होना बहुत जरूरी है। चेतना ब्रह्मांड का निर्माण करती है, न कि ब्रह्मांड चेतना का। और ये भौतिकी के उस पुराने रहस्य को भी सुलझाता हुआ दिखता है जिसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। मतलब भौतिक विज्ञानी हमेशा से हैरान रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के नियम जीवन के लिए इतने सटीक क्यों हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा सा भी कम या ज्यादा होता तो तारे नहीं बनते। अगर मजबूत परमाणु बल में 2% का भी अंतर होता तो परमाणु ही नहीं टिकते। कुछ लोग इसे मल्टीवर्स कहकर टाल देते हैं कि शायद करोड़ों ब्रह्मांड हैं और हम इत्तेफाक से सही वाले में हैं। लेकिन लांजा कहते हैं कि ये कोई संयोग नहीं है। जीवन और चेतना ने ही इन भौतिक गुणों को ऐसा होने के लिए निर्धारित किया है। लेकिन यहां मुझे लगता है कि हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारे स्रोतों में भी इस पर बहस है। क्या सभी भौतिक विज्ञानी इस बात से सहमत हैं कि दर्शक का मतलब इंसान या चेतना ही है? हमें यहां निष्पक्ष रहना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचना है, और मैं स्पष्ट कर दूं कि कई क्वांटम भौतिक विज्ञानी लांजा के विचारों से कड़ी असहमति जताते हैं। वे बताते हैं कि जब क्वांटम भौतिकी में ऑब्जर्वर शब्द का इस्तेमाल होता है, तो उसका मतलब कोई चेतन आंख होना कतई जरूरी नहीं है। तो फिर ऑब्जर्वर कौन है? कोई भी भौतिक प्रणाली जो उस कण के साथ संपर्क में आती है, चाहे वो कोई मशीन हो, सेंसर हो या दीवार से टकराने वाला एक साधारण फोटॉन हो, वो उस संभावना की धुन को कोलैप्स कर सकती है। इसलिए ऑब्जर्वर को सीधे व्यक्तिपरक चेतना मान लेना एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक छलांग है, जिस पर अभी काफी विवाद है। ये एक निष्पक्ष नजरिया है,
श्रोताओं को दोनों पक्ष जानने चाहिए। लेकिन जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया वैसी क्यों नहीं है जैसी दिखती है, तो कॉग्निटिव साइंटिस्ट डोनाल्ड हॉफमैन का सिद्धांत मेरे दिमाग को पूरी तरह से घुमा देता है। उनका सिद्धांत है मल्टी मॉडल इंटरफेस। अरे हाँ, हॉफमैन का काम बहुत दिलचस्प है। हॉफमैन कहते हैं कि हमारी आंखें हमें सच्चाई दिखाती नहीं हैं, बल्कि सच्चाई को हमसे छिपाती हैं। और इसके लिए हॉफमैन ने कंप्यूटर डेस्कटॉप की एक बहुत शानदार उपमा दी है। बिल्कुल, जब आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी फोल्डर का नीला आइकन देखते हैं और उस पर क्लिक करते हैं, तो क्या कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर सच में कोई चौकोर नीला फोल्डर होता है? नहीं, वहां तो सिर्फ सर्किट, वोल्टेज और 0-1 का बाइनरी कोड है। एकदम सही। वो नीला आइकन सिर्फ एक इंटरफेस है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपको उस जटिल बाइनरी कोड से जूझना ना पड़े। हॉफमैन का तर्क है कि विकासवाद या इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को ठीक इसी तरह डिजाइन किया है। जो हम अपने आसपास देखते हैं, कुर्सी, मेज, सेब, पहाड़, यहाँ तक कि स्पेस टाइम भी, ये सब ब्रह्मांड के आइकन हैं। मतलब असली वास्तविकता पीछे कहीं और है। हाँ, जो इतनी जटिल है कि हम उसे समझ नहीं सकते। इसके पीछे का जो विकासवादी तर्क है वो और भी मजेदार है। वे कहते हैं फिटनेस बीट्स ट्रूथ। मतलब प्रकृति को इस बात से कोई परवाह नहीं है कि आप सच देख रहे हैं या नहीं। उसे बस इस बात से मतलब है कि आप जिंदा बचें, यानी यूटिलिटी। हाँ, उपयोगिता सबसे ऊपर है। मान लीजिए अगर जंगल में एक बाघ आ रहा है और आप बाघ की असल क्वांटम संभावनाओं को देखने लग गए, तो जब तक आप वो गणित सुलझाएंगे, बाघ आपको खा चुका होगा। ये एक बहुत ही सटीक और मजेदार उदाहरण है। एक जीव जो सच्चाई देखता है, वो उस जीव से विकास की दौड़ में हार जाएगा जो सिर्फ एक खतरनाक आइकॉन देखता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। तो असली दुनिया क्या है फिर? हॉफमैन के अनुसार असली दुनिया चेतन एजेंट्स का एक नेटवर्क है। स्पेस टाइम वास्तविकता का आधार नहीं है, बल्कि वो सिर्फ हमारा इंटरफेस है। हाँ, ये सभी सिद्धांत, पेनरोज का क्वांटम रेडियो, फेगिन का सूचना सिद्धांत, लैंजा का बायोसेंट्रिज्म और हॉफमैन का डेस्कटॉप, सब सुनने में बहुत ही ब्रह्मांडी और दार्शनिक लगते हैं। लेकिन विज्ञान तो प्रयोगशाला में सबूत मांगता है ना? बिल्कुल मांगता है। क्या हम चेतना को नाप सकते हैं? क्या हम बता सकते हैं कि इस कमरे में कितनी चेतना है? तो इन सब का असल जिंदगी में क्या मतलब है? और यहीं पर हमारी चर्चा हमें जूलियो टोरोनी की इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी या IIT तक ले जाती है। टोरोनी ने इस पूरी दार्शनिक बहस को एक गणितीय ढांचा देने की कोशिश की है। IIT के 5 मुख्य स्वयं सिद्ध या एक्सियम्स हैं: अस्तित्व, संरचना, जानकारी, एकीकरण और विशिष्टता। उनका कहना है कि कोई सिस्टम चेतन है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो किस चीज से बना है। मतलब जरूरी नहीं कि वो बायोलॉजिकल ही हो। हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जानकारी उसके अंदर कैसे संरचित या इंटीग्रेटेड है। एकीकृत जानकारी, क्या हम इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए आप एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा सुन रहे हैं। एक डिजिटल कैमरे में करोड़ों पिक्सल होते हैं, लेकिन हर पिक्सल दूसरे से अनजान है। वे जानकारी को एक साथ मिलाते नहीं हैं। हाँ, वो सिर्फ अपना डेटा रिकॉर्ड करते हैं। लाल रंग, गोलाकार और मीठी खुशबू को 1 सेकंड के अंश में मिलाकर हमें एक सेब का पूरा अनुभव कराता है। ये ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां सारे वाद्य यंत्र मिलकर एक ऐसी धुन बना रहे हैं जो सिर्फ अलग अलग आवाजों का जोड़ नहीं है, वो उससे कहीं बड़ी चीज बन जाती है। एकदम सही। इस एकीकरण के स्तर को टोननी फाई पैरामीटर से मापते हैं। सिस्टम का फाई जितना ज्यादा होगा, वह उतना ही अधिक चेतन होगा। और ये सिर्फ एक किताबी सिद्धांत नहीं है, इसके बहुत ही गंभीर मेडिकल एप्लीकेशन सामने आए हैं, खासतौर पर न्यूरोसाइंटिस्ट क्रिस्टोफ कॉक के शोध में। हाँ, और ये इस पूरे विषय का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। कॉक और उनकी टीम ने इस फाई पैरामीटर का इस्तेमाल उन मरीजों पर किया जो वेजिटेटिव स्टेट में थे। हाँ, जो कोमा में होते हैं। पारंपरिक रूप से अगर कोई मरीज कोमा में है और बाहरी दुनिया को कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो EEG देखकर डॉक्टर कह देते हैं कि मरीज अचेतन है। मतलब मशीन बता रही है कि अंदर कोई अनुभव नहीं चल रहा है। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने फाई पैरामीटर के जरिए उनके मस्तिष्क की एकीकृत जानकारी का विश्लेषण किया, तो कुछ मरीजों में फाई का स्तर इतना ऊंचा था जो अवशिष्ट चेतना का संकेत देता था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। मतलब इसके नैतिक निहितार्थ बहुत गहरे हैं।
क्या हमने दशकों से ऐसे लोगों को अचेतन माना है जिनके भीतर एक सक्रिय अनुभव था लेकिन वे संवाद नहीं कर सकते थे? बिल्कुल, वे अंदर से पूरी तरह सचेत हो सकते हैं। उन्हें दर्द या आवाजों का अनुभव हो रहा होगा, लेकिन उनका शरीर लकवाग्रस्त होने के कारण वे कोई भी संकेत बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। टोनोनी का सिद्धांत हमें ये समझने का एक नया तरीका दे रहा है कि चेतना सिस्टम के व्यवहार में नहीं, बल्कि उसके स्ट्रक्चर में बसती है। तो अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी बड़ी तस्वीर को देखें, हमारे पास 5 बहुत ही अलग अलग सिद्धांत हैं। तो क्या ये सब आपस में टकराते हैं? नहीं, मारिया स्ट्रूमर जैसे वैज्ञानिकों का काम जो नैनो मटेरियल्स पर है, ये बताता है कि संरचनात्मक जटिलता चेतना प्राप्त करने की कुंजी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि वास्तव में ये सिद्धांत एक दूसरे को काटते नहीं है, ये एक ही पहेली के अलग अलग हिस्से हैं। इसे ऐसे समेट कर देखते हैं। पेनरोज और हैमरॉफ का ओर्क ओआर हमें वो भौतिक तंत्र देता है कि हमारा दिमाग क्वांटम सिग्नल कैसे पकड़ता है। हाँ, वो हार्डवेयर है। फिर फागिन का QIP दर्शन या ऑन्टोलॉजी के स्तर पर हमें बताता है कि वो सिग्नल आखिर है क्या, अद्वितीय क्वालिया। लांजा का बायोसेंट्रिज्म बताता है कि जब वो सिग्नल और दर्शक मिलते हैं तो भौतिक वास्तविकता बनती है। हॉफमैन का इंटरफेस सिद्धांत हमें समझाता है कि अनुभूति के स्तर पर वो वास्तविकता हमें ऐसी क्यों दिखती है। और अंत में टोनोनी का IIT हमें वो मापने का उपकरण देता है जिससे हम जान सकते हैं कि कोई सिस्टम उस सिग्नल को कितनी अच्छी तरह पकड़ रहा है। ये एक बहुत ही शानदार सिंथेसिस है, सबका एक महासंगम। इन सिद्धांतों का एक साथ आना ये दिखाता है कि यदि ये सही है तो चेतना एक विकासवादी दुर्घटना नहीं है जो बस 30 करोड़ साल पहले यूं ही हो गई थी। हर भावना, हर विचार का ब्रह्मांड की संरचना में अपना एक महत्व है, अपना एक ऑन्टोलॉजिकल वेट है। बिल्कुल, हम सिर्फ इस दुनिया के मूक दर्शक नहीं हैं। और ये सब हमें वापस उसी रेडियो की उपमा पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। श्रोताओं के लिए ये एक उकसाने वाला अंतिम विचार है। सोचिए, अगर हमारा मस्तिष्क सिर्फ एक इंटरफेस या जैविक रेडियो है और चेतना एक मौलिक ब्रह्मांडीय प्रसारण है जो हर जगह मौजूद है, तो जब ये रेडियो टूटेगा तो क्या होगा? यही तो, जब ये जैविक शरीर काम करना बंद कर देगा, यानी मृत्यु होगी, तो क्या वो सिग्नल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, या फिर हमारे जीवन भर का अनुभव, वो सारा क्वालिया उस असीम ब्रह्मांडी सिग्नल में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है? ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड में सिर्फ जी नहीं रहे हैं, हम ब्रह्मांड हैं जो खुद का अनुभव कर रहा है।